नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। पिछले हफ्ते शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आए और हमने आपको नतीजों का बारीक विश्लेषण दिया और बताया कि नंबर अच्छे हैं, बेहतर हैं यहाँ पर। और उसके बाद सोमवार को जब आप देखें तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला और इसी तरह की खबरें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं शो में, क्योंकि इस हफ्ते भी बहुत सारे नंबर्स आए हैं, उसको छाट कर लेकर आए हैं। छोटे बैंकों में विदेशी खरीदार बनते हुए देखे हैं, आखिर ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ी खबर है, इसको आप समझिएगा। और साथ ही सोमवार को ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जिनको खुलते ही एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो से जुड़े स्टॉक तो हैं ही। तो हर एक चीज़ पूरी डोज 360 डिग्री आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक सिक्को इंडस्ट्रीज की। अब शेयरों में 3 दिन के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप ये देखिए, हालांकि शुक्रवार को थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि तेज़ी इसलिए आई क्योंकि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करते हुए दिखी कंपनी, जिसके चलते स्टॉक में एक ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। 5 दिनों में शेयर 11% चढ़ता हुआ दिखा। और आप ये भी समझिए कि स्टॉक ने इस दौरान 52 वीक नया हाई बनाया 122.70 का। शेयर में तेज़ी के पीछे की जो वजह है दरअसल वो ये है कि कंपनी के बोर्ड ने 18 अक्टूबर को हुई बैठक में दो जो बड़े कॉर्पोरेट फैसलों को मंजूरी दे दी है। 1:10 स्टॉक स्प्लिट, यानी कि 10 के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹1 के 10 शेयरों में बांटा जाएगा। यहाँ पे इसका मकसद लिक्विडिटी बढ़ाना और शेयरों को रिटेल निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। यानी कि 1:1 बोनस, यानी कि 100 शेयरों से के बदले यहाँ पे 200 शेयर मिलते दिखेंगे और 1:10 स्प्लिट का मतलब यहाँ पे 200 शेयर के बदले 2000 शेयर। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन कंपनी ने किया, इसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। अगर आप इसके नतीजों को देखें यहाँ पे तो आप ये समझिए कि 14% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट में 26% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि और भी जो नंबर्स है इसका Q2 का इंतजार रहेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर्स के नंबर काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूरे हफ्ते शेयरों में तूफानी तेज़ी देखने को मिली। 5 दिनों में जो शेयर है वो 40% तक चढ़ता हुआ दिखा और इसने नया 52 वीक हाई बनाया 278 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव का। इस तेज़ी के पीछे जो वजह रही वो Q2 के नतीजे आते हुए देखे। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 29.5 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल करीब 14.5 करोड़ के आसपास था, यानी कि 104% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें साल दर साल के हिसाब से 62% बढ़कर ये 434 करोड़ पर आ गया, जबकि आप ये समझिए कि पिछले अगर आप साल की बात करें यहाँ पर तो सेम क्वार्टर में 268 करोड़ के आसपास था। कंपनी के एमडी और सीईओ संजय सिंघानिया का कहना है कि हमें अपने बिजनेस और वित्तीय स्थिति पर पूरा भरोसा है और हम निवेशकों के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज़ ने 1 अक्टूबर को एनएससी पर 183 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्टिंग की थी और इसका जो आईपीओ की जो वैल्यू थी वो 204 रुपये के आसपास थी। 10% के डिस्काउंट पर ये लिस्ट होता हुआ दिखा था। हालांकि सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जो है 45% से ज़्यादा चढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप यहाँ पे कंपनी की बात करें तो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यहाँ पे इसके आप देखें अगर बिजनेस मॉडल की तो ये कई तरह की प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सोल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिज़ाइन हो गया, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, कैटरिंग, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी कंपनी के बड़े बड़े हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की। अभी हाल ही में कंपनी जो है वो भी लिस्ट होती हुई दिखी थी। ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली यहाँ पर। 5 दिनों के अंदर शेयर जो है 16% तक चढ़ता हुआ दिखा। Q2 के मजबूत प्रदर्शन और साथ में यहाँ पर देखिए जो पूरा सेक्टर है उसमें एक पॉजिटिव संकेत के चलते ये तेज़ी बनती हुई दिखी। अगर आप यहाँ पर इसके नतीजों को बारीकी से विश्लेषण करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 98.6 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि सालाना आधार पर 88% की ग्रोथ दिखाता है। आप देखिए 88% की ग्रोथ है यहाँ पर। रेवेन्यू के अगर सालाना आधार पर देखें तो 52% से बढ़कर ये 211 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें 82% की सालाना ग्रोथ रही है, 160 करोड़ रुपए पहुंच गया है और साल भर में एबिटा जो है 88 करोड़ रुपए के लेवल पर था इससे पहले की बात करें अगर आप तो। वहीं अगर आप मार्जिन देखें तो 127 बेसिस पॉइंट बढ़कर ये सितंबर क्वार्टर में 7.6% पर आ गया। आपको बता दें कि दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में भी जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग कंपनी का जो स्टॉक है वो है। यहाँ पर आशीष कचोलिया ने इस कंपनी में 1.1% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है, यानी कि 124 करोड़ का दाव लगाया हुआ है यहाँ पर और तब से लेकर अब तक 156% का रिटर्न भी कमा लिया है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक की। यहाँ पर एक बड़ा ऐलान होता हुआ देखने को मिलेगा शनिवार को यहाँ पर, यानी कि 25 अक्टूबर को यहाँ पर कंपनी अपने बोर्ड की बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें फंड रेजिंग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक बोर्ड इक्विटी शेयर या फिर एलिजिबल
जो सिक्योरिटीज है जारी करने पर विचार होगा। ओला इलेक्ट्रिक की ओर से कहा गया है कि बोर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP, प्रेफरेंशियल इशू या फिर इन विकल्पों के जरिए पूंजी जुटाने के विकल्पों का यहाँ पे इवेल्युएट करती हुई दिखेगी। ये कदम रेगुलेटरी मंजूरियों और शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मई 2025 में ओला इलेक्ट्रिक के बोर्ड ने 1700 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने को मंजूरी दी थी, जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कि NCDs के जरिए की गई थी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ओला इलेक्ट्रिक के लिए टारगेट प्राइस को घटा दिया है। हालांकि खरीदारी का नजरिया अभी भी मेंटेन कर रखा है, लेकिन पिछले 6 महीने में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 20% से घटकर 15% पर आ गया। और ऐसे में यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे जो टारगेट है वो 72 रुपये से घटाकर 62 रुपये कर दिया है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट खबर है। एक के बाद एक बैक टू बैक जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सेटबैक कंपनी के लिए हो ही रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी भारत रसायन के स्टॉक में सोमवार को एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है हम आपको बताते हैं। और देखिए ओला इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिल सकता है और ये भी एक स्टॉक है यहाँ पर, क्योंकि देखिए शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक जानकारी दी। बोर्ड ने बोनस इशू और स्प्लिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इससे पहले 20 अक्टूबर को ही शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा था कि उसके बोर्ड की बैठक 2 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें कंपनी स्टॉक के स्प्लिट और बोनस शेयर के प्रस्ताव पर विचार करेगी और इस पर फैसला ले सकती है। इसके चलते हमने देखा स्टॉक में बम्पर तेजी देखने को मिली थी। प्रस्ताव की जानकारी देने के बाद एक हफ्ते के अंदर जो स्टॉक है वो 17% तक चढ़ गया था और कंपनी के जो शेयर है यहाँ पर आप देखिए अच्छी रौनक बनती हुई दिखी थी। हालांकि शुक्रवार को ही बोर्ड बैठक में स्टॉक स्प्लिट के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक को 5-5 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक में बांटेगी। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि बोर्ड ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर एक शेयर पर एक बोनस देने की मंजूरी भी दे दी है। कंपनी ने यह भी कहा कि शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, शेयर को और ज़्यादा बड़े निवेशकों तक वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये खरीदारी के तौर पर ही फैसला लिया गया है। कंपनी के मुताबिक प्रस्ताव पर सभी मंजूरियाँ मिलने के 2 महीने के अंदर बोनस शेयर जारी किए जाएंगे, साथ ही स्प्लिट भी लागू हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर, और ये बहुत बड़ी खबर है जिसका सोमवार को असर देखने को मिलेगा। पूरे हफ्ते भाग रहे वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी थमती हुई दिखी। शुक्रवार यानी कि 24 अक्टूबर के दिन शेयर की शुरुआत जो है गिरावट के साथ हुई और आप ये समझिए कि जो इसका बंद का जो भाव देखें आप तो साफ तौर पे 9 रुपये 92 पैसे के आसपास देखने को मिला है यहाँ पर। और आप ये भी समझिए कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो AGR से जुड़ी है। कंपनी का पुराना AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते यानी कि आप ये देखिए सोमवार को होती हुई दिखेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने कंपनी में 9,450 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया राशि की मांग करी है, जिसमें प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर दोनों ड्यूज शामिल है। इस भारी देनदारी के चलते कंपनी की वित्तीय हालत नाजुक के तौर पर बनी हुई है और निवेशक जो है फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद जो है वो भारत के टेलीकॉम सेक्टर का सबसे पुराना और गंभीर मामला है। यहाँ पे इसमें कंपनियों पर DOT की बकाये वसूली के मामले में कई सालों से ये चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर 2025 में सुनवाई की थी और अगली सुनवाई जो है वो 27 अक्टूबर 2025 को तय की गई है, यानी कि सोमवार को। माना जा रहा है कि इस सुनवाई में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और साथ ही राहत संबंधी संकेत मिल सकते हैं। अदालत का फैसला कंपनी के भविष्य और बाजार में उसके भरोसे के लिए बेहद अहम भूमिका निभाएगा। अगली DOT की तरफ से मांगी गई 9,450 करोड़ की जो AGR देनदारी कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है अगर फेवर में फैसला नहीं आता तो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी कर्ज में डूबी हुई है। आमदनी को लेकर यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है वो काफ़ी सीमित है। तो ये तमाम पैरामीटर जिस पर ध्यान देना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कंपनी को अदालत से राहत नहीं मिली तो उसका कैश फ्लो और निवेश जो है वो आकर्षण दोनों तरफ से नेगेटिव देखने को मिलेगा। ITC होटल्स लिमिटेड की बात करते हैं। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में उनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 74% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 133 करोड़ के लेवल पे आ गया है, जो एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में 76 करोड़ रुपए के लेवल पर था। रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर तो करीब 839 करोड़ रुपए पर रिपोर्ट हुआ है, जो कि एक साल पहले अगर आप देखें तो 778 करोड़ के आसपास था, यानी कि 8% का जो है यहाँ पर जंप देखने को मिला है। इस साल की जनवरी महीने में ITC लिमिटेड से अलग होकर ITC होटल्स एक नई कंपनी बन गई थी, जो सिर्फ अपने होटल और रियल एस्टेट जो बिज़नेस है उसको ऑपरेट करेगी। यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर सोमवार को ITC होटल्स में एक
एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और आपको ये बता दें कि जो स्टॉक है बहुत ही शुक्रवार को एक आधे प्रतिशत की तेज़ी देखने को मिली। होटल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है, आईटीसी होटल्स कंपनी के होटल सेगमेंट का जो इसके अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 823 करोड़ रुपए रहा है यहाँ पे। और आप इसके अलावा अगर हम आगे देखें और दूसरी चीज़ें देखें, अगर खर्च की भी बात करें यहाँ पर तो करीब ये जो खर्च है 700 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ दिखा है, जो कि एक साल पहले 671 करोड़ था, यानी कि खर्चों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि आईटीसी होटल का भी आप मार्केट कैप की बात करें यहाँ पर तो अपने सेक्टर के हिसाब से आप देखें तो तीसरा सबसे बड़ी कंपनी होती दिखती है 46,223 करोड़ के आसपास की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए कि इस हफ्ते छोटे मिड बैंक के शेयर जो है वो छाए रहे, जहाँ विदेशी निवेशकों ने बड़ी डील करी है। आप देखिए येस बैंक की बात कर लीजिए, सम्मान कैपिटल की बात कर लीजिए, आरबीएल बैंक की बात कर लीजिए या फिर फेडरल बैंक की बात कर लीजिए, ये तमाम नाम हैं जहां पर हिस्सेदारी खरीदी जा रही है विदेशी निवेशकों के जरिए। ये बड़ा ट्रांजैक्शन मोड जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी आखिर क्यों बढ़ रही है और इसकी वजह क्या है, आइए इसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा येस बैंक की डील आपको याद होगी, और ये डील की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर एसएमबीसी था जिसमें 24.2% हिस्सेदारी के लिए करीब यहाँ पे 16-16.5 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये डील जो है 18 सितंबर 2025 को हुई थी। और आप ये हम सब जानते हैं कि एसबीआई, कोटक, आईडीएफसी, फेडरल बैंक, इन्होंने सबने अपना हिस्सा बेचा था। दूसरी खबर यहाँ पर आप देखिए सम्मान कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक में क्या धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। आप देखिए इन्वेस्टर्स इसमें भी अबू धाबी आईएससी ने करीब 41.2% हिस्सेदारी के लिए 8,850 करोड़ रुपए का निवेश करती हुई देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ये डील 2 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लाया गया था यहाँ पर। और आप ये देखिए किसी भी भारतीय एनबीएफसी में सबसे बड़ी पूंजी का निवेश है ये। आरबीएल बैंक की बात करते हैं। आप समझिए इस हफ्ते शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ये तेज़ी क्यों आई, देखिए दुबई की दिग्गज बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने इस भारतीय निजी बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। ये सौदा करीब $3 बिलियन यानी कि 26,850 करोड़ का है, जिसे सीएलएसए ने भारत की बैंकिंग सेक्टर के लिए लैंडमार्क डील बताया। इस डील के बाद आरबीएल बैंक एमिरेट्स एनबीडी की भारत में सबसे बड़ी सहायक कंपनी बन जाएगी। यहाँ पर एमिरेट्स एनबीडी और आरबीएल बैंक ने इस डील के लिए डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर मोहर लगा दी है। और आपको देखिए इस सौदे की हमने जानकारी जो दी इसके साथ ही आप ये समझिए प्राइमरी इन्फ्यूजन के जरिए पूरा जो है वह डील होती हुई दिखेगी। इस निवेश के तहत एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल में कंट्रोलिंग स्टेक यानी कि बहुमत हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये डील आरबीआई की मंजूरी और दूसरे आवश्यक क्लोजिंग कंडीशंस के अधीन होगा। साथ ही सेबी के नियमों के मुताबिक एमिरेट्स एनबीडी को करीब 26% तक के ओपन ऑफर भी देने होंगे ताकि पब्लिक शेयर होल्डर्स को अपने शेयर बेचने का मौका मिल सके। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इस सौदे को लैंडमार्क डील बताया है। सीएलएसए का कहना है कि इस निवेश से आरबीएल बैंक की लंबी अवधि की ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़ेगी, बैंक के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। वहीं ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि मौजूदा आर्थिक और बैंकिंग हालात के मद्देनज़र कंपनी के बैंक के टारगेट्स मल्टीपल को बढ़ाकर 1.2x कर दिया गया है और शेयर का जो टारगेट है वो लगभग 17% बढ़ाकर 300 से 350 रुपये किया गया है। इस अध्याय में एक और खबर है यहाँ पे, फेडरल बैंक ने आप ये समझिए कि अपना 9.99% हिस्सा जो है ब्लैकस्टोन की कंपनी को बेचने जा रही है। यहाँ पर फेडरल बैंक लिमिटेड के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल आधार पर ब्लैकस्टोन से जुड़ी फर्म एशिया सेकेंड टॉपको 13 को कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने का अप्रूवल दे दिया है। ऐलान के बाद फेडरल बैंक के शेयरों की कीमत में तेज़ी देखने को मिली। शुक्रवार को मार्केट में जब सुस्ती छाई हुई थी तो ऐसे समय में स्टॉक में 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिली। फेडरल बैंक के शेयर ने आप ये देखिए नया 52 वीक हाई बनाया है यहाँ पर। और इस ऐलान के बाद जो है आप ये समझिए 27.29 करोड़ वारंट्स जो है 227 रुपये के हिसाब से यहाँ पे जारी होते हुए दिखेंगे यहाँ पे। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो गुरुवार की क्लोजिंग के बराबर होता हुआ दिखेगा, यानी कि ब्लैकस्टोन की तरफ से 6,196 करोड़ का निवेश फेडरल बैंक में किया जाएगा। 25% पैसे का भुगतान वारंट्स के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के दौरान किया जाएगा। वहीं बाकी 75% का जो प्रक्रिया है वो पूरे होने के बाद ही आगे बढ़ती हुई स्थिति देखने को मिलेगी। सितंबर तिमाही के आखिरी तक अगर आप देखें तो फेडरल बैंक का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है CRAR जो है वो 15.71% रहा है, जो कि नियामक आवश्यकताओं के 9% और 6% से कहीं ज़्यादा है। बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो भी 84.7% रहा है। हाल ही में क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो निवेश हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह भी जान लेते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से संभावित नीतिगत बदलाव का संकेत
यहाँ पर इसको माना जा रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये रुझान बैंकिंग सेक्टर में मालिकाना यानी कि ओनरशिप जो है उससे जुड़े नियमों को जो ढील दी गई है, उसमें जो सुधार किए गए हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे विदेशी निवेशक इन निवेशकों के चलते यहाँ पर भारतीय बैंकों के लिए एक वैश्विक फंड जुटाने के एक अवसर खुलते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए ये कदम निवेशकों और मार्केट पर नई संभावनाओं को संकेत दे रहा है, जिससे भविष्य में विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल गया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड हो गया है यहाँ पर। और आप ये समझिए कंपनी का नया स्क्रिप्ट आईडी जो है, आप देखते जैसे सर्च करते हैं TMPV के नाम से शेयर बाजार में दर्ज किया गया। ये बदलाव कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के डीमर्जर के बाद किया गया है। इसके साथ ही अब टाटा मोटर्स कमर्शियल शेयर जो है आपके डीमेट खाते में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव हैं। दरअसल टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल शेयर जो हैं उनकी वैल्यूएशन और लिस्टिंग पर टिकी हुई है यहाँ पर, जो कि आने वाले दिनों में मार्केट का एक नया ट्रिगर बन सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इनएक्टिव स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो है वो शेयर खाते में पहुंच गए, लेकिन फिलहाल के लिए इनएक्टिव है, यानी कि आपको देख सकते हैं लेकिन इसमें जो है कोई ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं दिख रहा होगा आपको। कंपनी ने ये भी स्पष्ट किया है यहाँ पे कि TMLCV के जो शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू ₹2 रखी गई है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स वैल्यू जो है अनलॉक करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएंगे। यहाँ पे टाटा मोटर्स के बाकी शेयरों के जो प्राइस के आधार पर अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो नोशनल वैल्यूएशन है 260 से लेकर 270, नोशनल वैल्यूएशन बेसिकली एक मान लिया जाता है एक अनुमान के तौर पर, वो 260 से 270 प्रति शेयर बैठता है। लेकिन रिपोर्ट्स बहुत सारी ये बताती है कि 300 से लेकर 470 के बीच में ये स्टॉक जो है खुल सकता है, क्योंकि CV सेक्टर की जो है कमर्शियल व्हीकल की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। पंजाब नेशनल बैंक PNB से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई यहाँ पर। बैंक ने बताया कि उन्होंने 10% हिस्सेदारी बेच दी है। किसकी बेची है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये डाइवेस्टमेंट कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के जरिए की गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एसोसिएट कंपनी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से 10% जो हिस्सेदारी है वो बेच दी है। अब कंपनी में PNB की हिस्सेदारी 23% से घटकर 13% रह गई है। बैंक ने कुल 9.5 यानी कि 9.5 करोड़ शेयर जो है 106 रुपये प्रति शेयर के भाव से बेचे हैं, जिसमें से कुल जो आप देखें तो 1007 करोड़ रुपए बैंक को मिलते हुए दिखे हैं। ये कदम अहम क्यों है? देखिए PNB ने ये कदम कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग और नॉन कोर एसेट सेल स्ट्रैटेजी के तहत उठाया है। बैंक का जो फोकस है अब कोर बैंकिंग बिजनेस पर रहेगा, जबकि इंश्योरेंस और अन्य एसोसिएट कंपनियों में हिस्सेदारी घटाकर पूंजी जुटाई जा रही है। ये कदम PNB की बैलेंस शीट को हल्का करेगा और आने वाले तिमाहियों में कैपिटल एडुकेसी रेशियो यानी कि इसमें सुधार की मदद देखने को मिल सकती है। और बैंक ने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में वे अपने निवेश पोर्टफोलियो को और ऑप्टिमाइज करने की योजना बना रहा है। IT सेक्टर की बड़ी कंपनी इन्फोसिस को लेकर एक बड़ी खबर आती हुई दिखी इस हफ्ते। इन्फोसिस के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप, जिनमें कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलकनी और सुधा मूर्ति भी शामिल हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो कंपनी के 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे। फाइलिंग के मुताबिक बायबैक की जो घोषणा है उसकी तारीख तक प्रमोटर्स और उनके परिवार के पास कंपनी के कुल शेयरों का 13.05% हिस्सा था। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई कौन कौन से प्रमोटर्स हैं, तो देखिए बताए थे। इन्फोसिस के प्रमोटर्स में सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, बेटी अक्षता मूर्ति और बेटा रोहन मूर्ति, और साथ ही सह संस्थापक नंदन नीलकनी, उनकी पत्नी रोहिणी नीलकनी और बच्चे निहार और जानवी नीलकनी शामिल हैं। इसके अलावा जो दूसरे सह संस्थापक हैं उनके परिवार भी प्रमोटर के ग्रुप का हिस्सा है। शेयर बायबैक की जानकारी इन्फोसिस बोर्ड ने 11 सितंबर 2025 को कंपनी के अब तक के सबसे बड़े शेयर बायबैक की मंजूरी के तौर पर दी थी। इस योजना के तहत कंपनी 10 करोड़ पूरी तरह के से पेड अप इक्विटी शेयर जो है वो खरीदेगी, जिनका फेस वैल्यू जो है वो ₹5 प्रति शेयर है, और ये कुल शेयर पूंजी का 2.41% होगा। इन्फोसिस का कहना है कि बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा। बायबैक की कीमत जो है 1800 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। कंपनी ने फाइलिंग में ये भी कहा कि ये बायबैक के जरिए रणनीतिक और ऑपरेशनल कैश की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और अतिरिक्त फंड को शेयरधारकों को लौटाने के उद्देश्य से किया जा रहा है यहाँ पर। अब हम लोग आपको बताते हैं, देखिए लॉरस लैब की बात करते हैं। अब संवत टू संवत अगर आप देखें यहाँ पर तो 87% का यहाँ पे जो है स्टॉक जंप दिखा चुका है। यहाँ पे कंपनी के तिमाही नतीजे आए और मुनाफे की बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है सालाना आधार पर 195 करोड़ पर पहुँचता दिखा, यानी कि मुनाफे में 875% का जंप देखने को मिला। एक साल पहले से तिमाही में 20 करोड़ का मुनाफा था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो यहाँ पे 1244
करोड़ से बढ़कर 1653 करोड़ पर पहुंचते दिखी। 35% का जंप यहाँ पे भी आया। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का प्रदर्शन और बेहतर हुआ है। लॉरस लैब्स का जो एबिटा की बात करें 178 करोड़ रुपए से बढ़कर 403 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि एबिटा मार्जिन जो है साल दर साल के हिसाब से 14.6% से बढ़कर 24.3% हो गया है। FY25 में CDMO से 1370 करोड़ की कमाई हुई, जो कि छोटे यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में 49% सालाना वृद्धि को दिखाता है। यहाँ पे लॉरस लैब ने एनिमल हेल्थ और साथ ही क्रॉप साइंस जैसे नए क्षेत्रों में रणनीतिक विस्तार का भी ऐलान किया। पिछले 5 सालों में 4000 करोड़ CDMO क्षमताओं जैसे जो तमाम हाई पोटेंट केमिस्ट्री होती है उसमें भी निवेश कंपनी ने किया है। अगले 2 सालों में 2000 करोड़ का और निवेश करने जा रही है यहाँ पे। अब आपको बता दें कि डैम कैपिटल की रिपोर्ट है और उन्होंने 1083 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। HUL की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके भी कंपनी के नतीजे और 5% की गिरावट देखने को मिली। आप ये समझिए कि जो भाव है 2475 रुपये के भाव पर लुढ़कता हुआ दिखा। दरअसल FY26 के सितंबर तिमाही के नतीजों पर मैनेजमेंट की टिप्पणियों के बाद निवेशक जो है थोड़े से अलर्ट मोड पे आ गए और बिकवाली करते हुए दिखे। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ऐसा क्या कहा, तो CFO ने नतीजों पे कुछ कहा है, वो हम लोग आपके साथ साझा करते हैं। HUL के CFO रितेश तिवारी ने कहा कि आने वाले तिमाहियों में कंपनी को लो सिंगल डिजिट प्राइस ग्रोथ जो है उसकी उम्मीद है, खासकर उन प्रोडक्ट कैटेगरी में जिन पर GST की कटौती का फायदा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब कंपनी का फोकस वॉल्यूम ग्रोथ पर रहेगा, ना कि कीमतें बढ़ाने पर। रितेश तिवारी ने बताया कि कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 40% हिस्सा GST से प्रभावित है, जबकि 60% कारोबार पर यहाँ पर GST का कोई असर नहीं पड़ेगा। HUL के तिमाही नतीजों को अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 3.6% बढ़कर 2685 करोड़ रहा था, जबकि पिछले साल यहाँ पर ये 2591 करोड़ रहा था। इसके अलावा रेवेन्यू में 2.1% का जंप देखने को मिला है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो वो भी घटा है, 1.3% से घटकर यहाँ पर 3522 करोड़ पर आ गया। मार्जिन भी यहाँ पर 22.73% से घटकर 21.97% पर आ गए हैं। कंपनी ने 19 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2025 है और पेमेंट डेट 20 नवंबर 2025 तय की गई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। 2850 रुपये का खरीदारी के साथ लक्ष्य भी दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे ओरल केयर प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश के लिए फेमस कोलगेट पामोलिव इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने भी, कंपनी ने अपने नतीजे शेयर किए हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि जो नेट प्रॉफिट है और सेल्स सालाना आधार पर गिरता हुआ दिखा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना गिरा मैं आपको बताता हूँ। करीब यहाँ पर 17% से गिरकर ये 327 करोड़ पर आ गया और एक साल पहले ये 395 करोड़ था। यहाँ पे नेट सेल्स जो है वो भी डाउन होती हुई दिखी है। यहाँ पर आप ये समझिए कि 1500 करोड़ थी IES बार और उससे पहले 1600 करोड़ थी। 6.3% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। कंपनी ने इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण GST रेट रिवीजन को बताया है। भले ही नेट सेल्स और प्रॉफिट में गिरावट सपोर्ट देखने को मिला हो, लेकिन इन्वेस्टर के लिए कंपनी 24 रुपये के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान करती हुई दिखी है। कोलगेट पामोलिव इंडिया के CEO प्रभा नरसिम्हा का कहना है कि बीते सितंबर क्वार्टर के दौरान हमारे ओरल केयर पोर्टफोलियो पर लगने वाला GST दर 18% से घटकर 5% हो गई है। सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कंपनी को इस समय अवधि के दौरान चुनौती भरे कारोबारी माहौल के बीच में काम करना पड़ रहा है। GST दर में बदलाव की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिटेलर्स को अस्थायी यहाँ पे जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सिटी की रिपोर्ट है, यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 2100 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। मिडवेस्ट IPO की बात कर लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में इसकी एक अच्छी शुरुआत होती देखी। BSE पर और NSE पर 1165 के भाव पे लिस्ट होता हुआ दिखा, जबकि इशू प्राइस जो था उससे 10% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। अब मिडवेस्ट ग्रेनाइट की बात का अगर हम लोग करें तो इसका साइज़ जो था वो करीब यहाँ पे 491 करोड़ के आसपास का था यहाँ पर। और अगर आपके मन में कई सारे सवाल हो कि अब क्या करें तो वो भी बता देते हैं। तो देखिए IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पहले कंपनी क्या करेगी ये जान लेते हैं यहाँ पे। तो कंपनी जो है यहाँ पर एक्सपेंशन करेगी, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक की खरीदारी करेगी, अपने जो कर्ज है उसको चुकाएगी, यहाँ पे एनर्जी को एकीकरण करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी करती हुई दिखेगी यहाँ पे। लेकिन वित्त वर्ष 2025 में अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो 626 करोड़ रहा है और इसमें 133 करोड़ का शुद्ध मुनाफा भी है। यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17.2% है यहाँ पर। अब ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट, चाहे रचित खंडेलवाल की बात कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे और दूसरे एक्सपर्ट की बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा है कि आप इसको प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल सकते हैं इस IPO में, या फिर कहें इस स्टॉक की बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। थायरोकोड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। इसमें जो प्रमोटर कंपनी है
डोकोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ओपन मार्केट लेन देन के जरिए कंपनी में लगभग 10% हिस्सेदारी 668 करोड़ रुपए में बेच दी है। कंपनी ने बताया कि डोकोन ने 24 अक्टूबर को 53.33 लाख शेयर जो हैं औसत 1,292 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। इस सौदे के बाद डोकोन की जो हिस्सेदारी है वो 70.98% से घटकर यहाँ पर 60.93% रह गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस लेन देन के बावजूद डोकोन अब भी प्रमोटर बना हुआ है। आप ये समझिए, अगर शुक्रवार के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर थायरोकोर का जो शेयर है वो 1.62% बढ़कर 1,272 रुपये में बंद हुआ, जिससे कंपनी के बाजार की जो वैल्यूएशन है लगभग 6,700 करोड़ रुपये पहुंच गई। बीते 6 महीने में स्टॉक में 50% से ज़्यादा की तेज़ी रही है। अगर आप इसके 52 वीक हाई को देखें तो आप ये देखिए कि ये 698 से बढ़कर 1,474 के ऊपरी स्तर पर पहुंचता हुआ भी दिखा है। कंपनी के अगर अब थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को देखें तो थायरोकेयर का जो पी रेशो है वो 52.8 के आसपास है, जो कि सेक्टर औसत जो है वो 50.54 है, यानी कि थोड़ा सा ये महंगा दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.65% है। और आप देखिए दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो जो प्रदर्शन है वो कंपनी का मजबूत रहा है। प्रॉफिट 80% बढ़कर 48 करोड़ पर आता हुआ दिखा है यहाँ पर। तो ये तमाम नंबर्स हैं जो इस कंपनी के लिए बेहतर देखने को मिले हैं। अब सोने की कीमतों में लगातार गिरावट से गोल्ड लोन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का माहौल देखने को मिला है। बुलियन मार्केट में गोल्ड सिल्वर में रिकॉर्ड उच्च स्तरों से गिरावट देखने को मिली और पिछले 5 दिनों में ये चाहे मुथूट फाइनेंस की बात कीजिए करीब 4.5% ये गिरता हुआ दिखा है यहाँ पर। आप इसके अलावा मनापुरम फाइनेंस की बात कीजिए, इसमें भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली यहाँ पे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना जो है $4,000 प्रति औंस के स्तर पर फिसलता हुआ दिखा है, क्योंकि बाजार को लग रहा है कि हाल ही में जो तेज़ी बनती हुई दिखी है वो ओवर स्ट्रेच है यहाँ पर। एक्सपर्ट्स की माने तो सोने की कीमतों में कमजोरी का असर गोल्ड लोन कंपनियों पर पड़ता हुआ दिख सकता है आगे भी, क्योंकि गिरवी रखे हुए जो सोने हैं उनका वैल्यू घटने से लोन के जो मार्जिन है यहाँ पर वो प्रभावित हो जाते हैं साफ तौर पे। भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर बढ़ते ऑप्टिमिज्म ने टेक्सटाइल सेक्टर में जोरदार तेजी लगा दी है। यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। बाजार की उम्मीद है कि जो अमेरिकी बाजार है उसमें भारतीय टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट पर लगने वाले जो टैरिफ है वो 50% से घटकर 15 से 16% हो सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। और इस सेंटीमेंट्स का असर टेक्सटाइल स्टॉक्स में देखने को मिला। 15 से 16% की तेज़ी देखने को मिली। आप किटेक्स गारमेंट्स की बात कीजिए, इसमें जोरदार तेज़ी 15% का उछाल देखने को मिला। और इसके अलावा आप गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात कीजिए जो कि रेडीमेड अपैरल निर्माता है यहाँ पे, इसमें भी जोरदार तेज़ी 10% के आसपास बनती हुई दिखी। इसके अलावा वेल्सपन लिविंग की बात कीजिए, ये भी जो स्टॉक है एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये तमाम काउंटर्स हैं, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। दरअसल जो तमाम कंपनियां हैं उनका यूएस मार्केट में अच्छा खासा एक्सपोजर है, कंज्यूमर मार्केट है, और इसी के चलते यहाँ पे जो क्लाइंट बेस है वो बड़ा है। और यही कंसर्न था जब टैरिफ 50% लगा था तो एक टेंशन पैदा हो गई थी कंपनी के बीच में, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं जिस तरह की खबरें हैं, और उसके वजह से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।